कविता क्या है जो ये बहुत ही टफ चैप्टर है और स्टूडेंट अक्सर ये सोचते हैं कि हम ये वाला चैप्टर को स्किप कर लेते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि हम जब कोई एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं और ये कंसेप्ट अगर इस एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं तो दूसरी एग्ज़ाम में कहीं भी वो पूछ सकते हैं। और यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है वो कभी भी ये असर्शन रीज़न के क्वेश्चन में आ सकता है, या ये वाला कथन आचार्य शुक्ल ने किस टॉपिक में कहा है ये भी करके पूछ सकते हैं, या इसी का ही कोई एक अनुच्छेद बना के दे सकते हैं आपको। तो आपका कोई पढ़ना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो ये जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, ये जितना आप पढ़ोगे उतनी बढ़ती है। तो इस चैप्टर के थ्रू आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये टफ़ है मैं मानती हूँ, पर इतना भी टफ़ नहीं है, इसलिए हम इसको इजी वे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा था कि सभ्यता के आवरण और कविता और मार्मिक तथ्य तक हमने देख लिया था। तो इसके बाद हम वाले जो इसके सब टॉपिक हैं वो देखेंगे। अब कविता क्या है, इसके जो है 13 जो हैं सब टॉपिक भी हैं, तो उसको भी देखेंगे हम। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कविता क्या है। मैं उसमें 13 भाग हैं। जो पहला है वो सभ्यता के आवरण और कविता है, दूसरा है कविता और सृष्टि प्रसार, तीसरा मार्मिक तथ्य है, चौथा काव्य और व्यवहार है, पांचवा मनुष्य की उच्च भूमि, छठा भावना या कल्पना। अब हम छठे पर इसलिए रुक गए, देखो यहाँ पे 13 है तो हम पहले 6 हमने देखे कि सभ्यता के आवरण और कविता, कविता पे खत्म हुआ, फिर सेकंड कविता से ही शुरू हुआ, कविता और सृष्टि प्रचार, फिर थर्ड है मार्मिक तथ्य, फिर से हो गया काव्य और व्यवहार, और फिर है मनुष्यता की उच्च भूमि, और फिर है भावना और कल्पना। अब जैसे ही भावना और कल्पना हुआ तो सातवां हो जाएगा मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता। तो अब इसको लर्न करने की मेथड क्या है, तो सबसे पहले वाला तो आप लर्न करोगे कि सभ्यता के आवरण और कविता। फिर उसके बाद जो है ये पहला है, ये हमको ध्यान रखना है कि सभ्यता के आवरण और कविता, और लास्ट वाला कौन सा है, तो कविता की आवश्यकता। तो दो हमको एक क्लू पॉइंट मिल गए कि हमारा फर्स्ट जो होगा वो सभ्यता के आवरण है और 13 जो है कविता की आवश्यकता। अब छठे के बाद क्या है, मनोरंजन, सौंदर्य, कविता की भाषा 10वां है। 10 वाला कौन सा है, कविता की भाषा। फिर अलंकार बाद में आएगा, फिर कविता पर अत्याचार आएगा। तो पीछे के जैसे आप याद कर लोगे तो आपको जैसे आगे वाले हैं उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लगा सकते हो कि इसमें कौन सा पहले आ सकता है या कौन सा भाग। इसको हम फिर से पढ़ेंगे कि सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, थर्ड है मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना। अब हम आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मनुष्यता की उच्च भूमि। तो मनुष्यता की उच्च भूमि क्या है, इसमें हम ये देखेंगे कि अब मनुष्यता की उच्च भूमि में हम क्या देखेंगे कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो मनुष्य के कर्म हैं, उनका क्या भावों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो काम धाम हैं, उनका आपकी फीलिंग्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको देखेंगे हम यहाँ पे। तो मनुष्य की चेष्टाओं और कर्म कलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है। मतलब उसी से ही भावों का मूल संबंध होता है। जैसे कि यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों और मनोविकार के क्षेत्र में विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार पशु के अंदर फीलिंग्स जो होती हैं वो इतनी नहीं होती है जितनी मनुष्य में होती है, या मनुष्य में ज़्यादा ही होती है। उसका भाव प्रसार करने का, उसका फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा होता है, पशुत्व से ज़्यादा होता है। जैसे कि पशुओं के प्रेम की पहुँच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलौने खिलाने पिलाने तक रहती है। अब जब पशु है वो किसको प्यार करेगा, या तो अपने बच्चों को प्यार करेगा, या उसको जो रोटी देता है उसको ही प्यार करता है। पर जो मनुष्य है और जो उसका क्रोध है, और उसी प्रकार क्रोध भी उसका क्या होगा, जो उसको सताएगा उसी तक ही सीमित रहेगा। पर जो मनुष्य है वो क्या करता है कि अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों
सबको मिला के जो मनुष्य मात्र है वो प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर की जगह उनके हृदय में बन गई। मतलब वो पूरी दुनिया से ही प्यार भी करेगा और पूरी दुनिया के साथ या किसी न किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा भी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर की जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को भी सताने वाले चढ़ती है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य है, अगर मनुष्य को ही सता रहा है तो वो उसका जो गुस्सा रहता है वो मनुष्य तक ही सीमित रहता है। पर अगर उसको कोई एनिमल परेशान कर रहा है, कोई पशु परेशान कर रहा है, तो वो पशु को भी नहीं छोड़ता है, वो पशु पे भी अटैक करेगा, उसको मारेगा। मतलब देखा जाए तो मनुष्य तो पशु से ज़्यादा बदतर है ना, क्यों? पशु तो सिर्फ पशु को ही मारता है या मनुष्य को मारता है पर जो उसको सताता है। पर यहाँ पर तो हम पशु को मार रहे हैं, मतलब मनुष्य मार रहा है। तो मनुष्य तो इस मतलब मनुष्य हायर लेवल का है, उसे सब समझ में आता है कि वो ना समझे, हम उसको हर्ट नहीं करें। पर यहाँ पर तो हम क्या करें, पशु प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुख में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। अब मनुष्य में इतनी भगवान ने क्षमता दी है कि वो पशु पक्षी फूल पत्ते या रेत और पत्थर के सौंदर्य पर भी मुक्त होता है। कभी आपने देखा है कि हम पहाड़ों को देखते हैं, अब पहाड़ जो होता है कोई सिंपल पहाड़ भी होगा, पत्थर का बना हुआ रहेगा, पर उसका एक अलग ही ब्यूटी होती है। उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको इफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है बहुत। इस पर हृदय प्रसारक का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन जो है वो कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया। मतलब जब हम एक ब्यूटी को देखते हैं तो हमें कहता है कि कितनी वास्ट है, कितनी ये डीप है, कितनी मोहक है। तो हम उसके डीप एक्सप्रेशन को, डीप फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, महसूस जब करने लगते हैं तो हमें लगता है कि संसार कितना बड़ा है। ठीक है ना। तो ये मनुष्यता की उच्च भूमि में हम क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्य के अंदर स्वभाव है मनुष्य का, और मनुष्य की जो फीलिंग्स हैं वो कितनी उच्च है, कितनी बड़ी है। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, आगे वो क्या बोल रहे हैं कि कवि प्राणी के प्रकार से कभी कवि वाणी के प्रकार से हम संसार के सुख दुख आनंद कलेश आदि का शुद्ध स्वार्थमुक्त रूप का अनुभव करते हैं। किससे? वाणी के प्रकार से। मतलब आप जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं कि सुखी है, दुखी है, क्लेश में है कि आनंद में, उसके शुद्ध रूप का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। अगर आपके पास ये अनुभव हो गया, आपको अगर ये नॉलेज मिल गया कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है उसकी वाणी के अकॉर्डिंग, तो जब ये आपके हृदय के बंधन खुलते जाते हैं, जैसे मनुष्यता की उच्च भूमि आपको प्राप्त हो गई। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए जिसमें केवल अर्थलोक के वंशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा भक्ति आत्मा आत्मज्ञान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और सार के मार्मिक पक्ष के से मुंह मोड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सृष्टि के रूप माधुर्य को भुला बैठा है, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों के हिसाब किताब में ही वो मुग्ध रहता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बिजनेसमैन है, अगर बिजनेसमैन को हम एक प्रकृति के पास में खड़ा कर दें, अगर उसको पैसों से बहुत ज़्यादा लगाव है तो वो प्रकृति भी उसको भा नहीं सकती, वो उस समय भी वो पैसों के इल्यूशन में बिजी रहता है। न किसी दीन दुखियों को देखकर कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर शुद्ध या बुद्ध होता है। मतलब कि वो किसी व्यक्ति के प्रति करुणा भी नहीं रखता है, उसको दया भी नहीं आती है, और अपमान सूचक बात समझ के
वो शुद्ध या शुद्ध नहीं होता। अब ये जो है ये किसी और व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, और व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, ये ऐसा व्यक्ति है जिसको मनुष्यता की उच्च भूमि प्राप्त हो गई है। वो न किसी से दया भाव रखेगा, न किसी से गुस्सा करेगा, न आप उसको कभी बैड वर्ड्स कह लो तो वो उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं करेगा। ये हायर लेवल पर पहुंच जाता है जब स्पिरिचुअल में वो आ जाता है। यह किसी लोभ, हर्षण, अत्याचार की बात कही जाए तो वो मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करता है, उसे लगता है ये सब कुछ फालतू चीज़ें हैं। मतलब वो ऊपर तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, लोअर, जो छोटे लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें देखते हैं कि इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे दुख पहुंचाया, यह चीज़ ऐसी है, यह चीज़ वैसी है। इंसान जब थोड़ा ऊपर लेवल पे चढ़ जाता है ना, उसे सब चीज़ें मामूली जान पड़ती है। उसे लगता है ठीक है, जाने दो, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यह महाभयानक मानसिक रोग है, इसमें मनुष्य आधा मर जाता है। ये अब उसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मर जाता है। क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं मर जाती है, वो जीना ही नहीं चाहता है, तो उसे ऐसी, वो फिर ऐसा बिहेव करने लग जाता है कि ठीक है चलो छोड़ो जाने दो। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। ये भी एक, मतलब क्या कहेंगे कि एक मानसिक रोग, कोई इसे मानसिक रोग कहेगा और कोई इसे क्या कहेगा कि मनुष्य समझदार हो गया है, कहने का मतलब। तो अलग अलग मनुष्यों के द्वारा अलग अलग बात कही जाएगी यहाँ पे। अब ये इसमें भी ज्ञान का लेवल है, आपका ज्ञान का लेवल कितना है, आप कितना समझते हो ज़िंदगी को, तो आप ऐसी बातें करोगे। इस प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया, जिसे दूसरों के दुख और क्लेश की भावना में सपनों में भी नहीं होती है। ऐसों को सामने पाकर स्वभाव यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा कविता है। मतलब एक पुलिस जो है वो क्या करता है, दूसरों पर अत्याचार करता रहता है और उसे दुख भी नहीं होता है। इसी का एक और पैराग्राफ बच रहा है कि कविता की हृदय, कविता ही हृदय को प्राकृत दशा में लाती है, जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती है, उसे मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाती है। अब एक कविता ही है जो मनुष्य के हृदय को जितना भी ऊंचा ले जा सकती है वो ले जा सकती है। भावों की सबसे उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है और उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि कविता ही है जो हृदय के प्राकृत दिशा में डालती है। मतलब जो कविता के द्वारा ही हम कवि मनुष्य के हृदय को एक उच्च भूमि पर पहुंचा सकते हैं। भाव योग भी रहेगा उसमें, और उसमें आपका जो हृदय है वो विश्व का हृदय बन जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब आप कविता करते हैं तो आप उसमें लीन हो जाते हैं और लीन होकर आप सारी बुराइयों को भूल जाते हैं और एक पाक हृदय से कविता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? तो उसके द्वारा आपके जो अंशुधारा है, मतलब जो आंसू हैं, वो जगत के आंसू, मतलब जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताते हैं, उसके ऊपर कविता करते हैं, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ना होकर पूरे जगत की प्रॉब्लम होकर हम सामने वाले को या विश्व में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे भावना और कल्पना। अब भावना और कल्पना को देखने से पहले हमने मनुष्य की उच्च भूमि में क्या पढ़ा, हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं। मनुष्यता की उच्च भूमि में हमने देखा कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं और जो मनुष्य के काम हैं, वो मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और उनका भावों के साथ उनका क्या संबंध होता है, और पशु की प्रवृत्ति क्या होती है और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है। पशु किन किन के साथ बैर रखता है और मनुष्य किन किन से बैर रखता है या किन किन से प्यार रखता है। और मनुष्य का वाणी के साथ, वाणी के अनुसार वह दूसरों को किस प्रकार से जज करता है, और जज करने के बाद वो कैसा अनुभव करता है कि यह किस प्रकार का प्राणी है, उसके सारे भाव उसके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। और जब मनुष्य अपने उच्च भूमि पर पहुंच जाता है तो वह उसके सामने कि वह किसी का भी किसी को मानहानि नहीं पहुंचाता है, मतलब किसी का तिरस्कार नहीं करता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, वह सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है। और उसे दुख भी नहीं होता है कि सामने वाले ने मुझे
कुछ शब्द कहे। फिर कविता जो है, कविता ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य की समस्याओं या जगत की समस्याओं को सबको एक साथ लेकर चलती है और जगत के सामने प्रदर्शित करती है। तो कविता के द्वारा ही हम अपने मनुष्य अपने हृदय की उच्च भूमि पर पहुंच सकता है और सामने वाले को के प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कविता के माध्यम से ही निकलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भावना और कल्पना। अब भावना और कल्पना क्या है कि इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन के भावयोग कहें और उसे कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष बताएं कि जो भावना है वो क्या है, कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष भावना। यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्या आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भावयोग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान लिया करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। अब देखो, जब उपासना को हम कैसे समझे कि उपासना मतलब क्या होता है, किसी की पूजा करना। जब हम किसी की पूजा करते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे सामने एक पत्थर की मूर्ति होती है, पर हमारे अंदर एक भाव रहता है कि ये भगवान है। वैसी फीलिंग हमारे अंदर आती है, उस मूर्ति के प्रति हमारा अटैचमेंट और जो फीलिंग्स आती हैं उसी को आजकल के लोग क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। मतलब इन्होंने भावना को, तो साहित्य वाले इसको क्या कहेंगे, भावना को ही कल्पना का नाम दिया है। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। मतलब ये कवि के लिए बता रहे हैं कि कवि अगर भावना को एक्सप्रेस करेगा या भावों को बताएगा तो उसके लिए भावना ही कल्पना को अपेक्षित करेगी। जो भावना होगी और कल्पना होगी, उन दोनों का जो मिक्सचर होगा, उसके द्वारा जो उसके हमारे सामने जो लेके आएगा, जो चीज़ प्रदर्शित करेगा, वही एक कविता होगी। जिसकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है, किसी कविता या सरल उक्ति को पढ़ सुनकर उसके हृदय में मार्मिकता होते भी वैसी अनुभूति नहीं होती। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि किसी कविता की सरस उक्ति को पढ़कर उसके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती। मतलब कि अगर आपकी फीलिंग्स और आपकी जो कल्पना है, वो दोनों अगर उच्च स्तर के नहीं होंगे तो आपको वैसी अनुभूति भी नहीं होगी कविता को पढ़कर। ये हमको पता चल जाता है कि कविता किसने लिखी है। जब वो बड़े बड़े राइटर जैसे निराला हैं, सुमित्रानंद पंत है, जब वो कविता करते हैं तो उनकी कविता में कैसे भाव होते हैं, और जब आजकल के लोग कविता करते हैं तो कैसे होते हैं। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें फीलिंग्स तो होनी ही चाहिए, और तभी आपकी कल्पना भी इतनी हैवी होगी। ठीक है ना। जैसे अभी आप अपनी एग्ज़ाम को ही देख लो, अगर आप एग्ज़ाम को आप मामूली समझ कर करते हो, उसमें आपकी फीलिंग्स अटैच नहीं कि मुझे तो करना ही है। जब हम अपने मन को बिल्कुल ऐसे करके तैयार कर देते हैं, तभी हमारा मन और हमारी बुद्धि मिलकर हमको सफलता दिलाती है। ऐसे ही कोई चीज़ हमको सफल नहीं बनाती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी कविता या सरल उक्ति को पढ़कर उसके हृदय में मार्मिकता होते हुए वैसी अनुभूति नहीं होती है। अब बात यह है कि उसके अंतरण में चटपट या सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता है जो भावों को परिचालित करता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों को पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण करते हैं। पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं, और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड करते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप से आप पूर्ण करती है। मतलब देखो, जब कोई कविता लिखता है तो वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर को इस प्रकार से लिखता है कि जब हम वो कविता पढ़ते हैं तो हम उसी में ही खो जाते हैं। कि जैसे समझ लो कोई कश्मीर के ऊपर कविता लिख रहा है कि कश्मीर में मैंने नेचर ऐसे देखी, तो हम 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि हम कश्मीर में बैठे हैं और वहाँ की नेचर कैसी है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है। तो उसके भाव और उसकी कल्पना, वो दोनों मिलकर एक बहुत ही सुपर्ब कविता का निर्माण करती है। तभी हमारे उसको पढ़कर हमारे भी
विचार ऐसे हो जाते हैं कि हम ऐसे समझते हैं कि हम वहीं पर ही बैठे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अब इसका एक और पैरा है, उसको भी लेके फिर हम इसको लास्ट में और करते हैं कि कल्पना दो 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 प्रकार की होती है, एक विधायक होती है और एक ग्राहक होती है। कवि में विधायक कल्पना उपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। तो ये जो है ये सेंटेंस ये पूछ सकते हैं, अदर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि ये जो लाइन्स हैं, ये जो कथन है, ये कहाँ से लिए गए हैं। और आजकल तो ये भी पूछ सकते हैं ये कौन से सब टॉपिक से लिए गए हैं। तो ये कौन से सब टॉपिक से लिए गए हैं, ये हैं भावना और कल्पना। जब आपको ये वाला याद रहेगा इसका सब टॉपिक, तो आप इसको बता सकते हैं कि जो कवि है वो विधायक होता है और जो सुनने वाला है, जो श्रोता है या जो पाठक है, वो क्या होता है, वो ग्राहक होता है। अधिकतर कहने का अभिप्राय है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। मतलब कि जहाँ पर कवि पूरा की पूरी तरह से चित्रण नहीं करता है, वहाँ श्रोता अपनी तरफ से उसको क्या करता है, मूर्ति विधान करना पड़ता है या अपनी तरफ से समझना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य में मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है कि यहाँ काव्य का अनिवार्य साधन है, पर साधन है, साध्य नहीं। जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसे ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर नहीं होगा। मतलब यदि हम भावों को सही तरह से संचार नहीं करते हैं भावों का, तो वो काव्य नहीं कहलाएगा, वो कविता नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हम आगे बढ़ने से पहले इसको देखते हैं कि भावना और कल्पना में हमने क्या पढ़ा। कि देखते हैं भावना क्या है कि जब हम काव्यानुशील होकर या भावयोग कहते हैं तो उसे कर्मयोग और ज्ञानयोग के समकक्ष बनाते हैं। कि जब एक कवि अपने कर्मों को करते हुए और अपने ज्ञान को इकट्ठा करके, अपने काम और ज्ञान को इकट्ठा करके एक कवि का एक कविता को निर्माण करता है और उसमें जब अपनी फीलिंग्स को ऐड करता है, उपासना को, अपनी पूजा को। देखो जैसे एक व्यक्ति है, जब वो पूजा करता है तो उसमें उसकी सारी की सारी भावना मिली होती है, उसका शुद्ध मन हो जाता है। वैसे ही जब कवि कविता करता है तो वो निष्पक्ष होकर कविता करता है। वो अपने कर्म योग को, ज्ञान योग को, अपनी फीलिंग्स को, मतलब पूरी तरह से अपने आप को उसमें न्यौछावर कर देता है। तब जाके एक शुद्ध कविता बनती है। और जब इसमें दो कल्पना दो प्रकार की होती है, उसमें क्या होगा कि विधायक और ग्राहक होती है। जो कवि होता है वो विधायक होता है और जो पढ़ने वाला होता है वो ग्राहक होता है। अब पढ़ने वाला ग्राहक है और कवि करने वाला, कविता करने वाला विधायक है। अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि यदि कवि पूर्ण चित्रण नहीं कर पाता है तो पाठक अपनी ओर से मूर्ति विधान करता है। मूर्ति विधान करता है मतलब उसको एक मूर्ति की तरह या उसको अमेजिंग करने लग जाता है कि इसमें इसके बारे में क्या होगा। पर वो आगे ही बता रहे हैं कि जब कवि पूरी तरह से उसका स्पष्ट तरह से मूर्ति विधान नहीं करता है या भाव संचार करने की उसमें क्षमता नहीं होती है, तो वह पूर्ण रूप से काव्य नहीं होगा या पूर्ण रूप से कविता नहीं होगी। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, मनोरंजन। अब मनोरंजन क्या होता है, तो मनोरंजन में हम आपको ये बताएंगे कि अब ये मनोरंजन तो देखने में ही आ रहा है, समझ में क्या होता है कि जब आप इंटरटेन होते हैं, जब आपको उस चीज़ में मज़ा आता है। अब हम इसको परीक्षा से कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय अगर हमको उस चीज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो जब मज़ा आता है तो वो चीज़ हमारे हृदय तक बिल्कुल ही जम जाएगी। मतलब आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे। तो पढ़ पढ़ के मतलब मज़ा ले ले के पढ़ना भी एक कला है और उससे ही इंसान को सफलता मिलती है। अब मनोरंजन कैसे करेंगे कि वह सुनने में आता है, क्या आता है, एक सेकंड,
प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, ठीक है ना। पर जैसा कि हम पाते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके और उनको मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। मतलब कि कविता का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या करता है कि मार्मिक पक्षों का अदा करना है। मार्मिक मतलब आपकी फीलिंग्स का प्रत्यक्षीकरण करके और उसको हृदय के साथ सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट करना है हृदय के साथ। इतने गंभीर उद्देश्य के साथ स्थान पर भी केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर कविता का पाठन या विचार करते हैं, ठीक है। तो ये रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। मतलब कविता पढ़ने के बाद करने के समय मनोरंजन होता है, पर उसके बाद भी कुछ होता है। जैसे अभी कविता निराला की कविता लेते हैं, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में उन्होंने अपनी बेटी के प्रति कविता लिखी है। अब कविता बहुत ही सुंदर है, पर वो सरोज स्मृति जो लिखी है उन्होंने, उसकी बेटी के प्रति क्या भाव है उनके, वो सारे के सारे एक्सप्रेस किए। तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो फीलिंग आती है, जो उनकी बेटी असमय चली गई थी, तो उनका जो दर्द है वो हमें प्रतीत होता है पढ़ने के बाद। वो एक रियल फीलिंग है, ना कि उसकी जो हमें एंटरटेन होता है उसको पढ़ के। समझ रहे हैं ना आप? हम्म। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो कविता है कि पढ़ते समय मनोरंजन का अवश्य होता है, पर उसके उपरांत भी कुछ होता है। मनोरंजन वह शक्ति जिसे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चीर वृत्ति को स्थिर किए करती है, इधर उधर नहीं जाने देती है। अब देखो, जैसे मैं हूँ या कोई और टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वो दिल से नहीं पढ़ा रहे हैं या मतलब स्लाइडली पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका भी मन नहीं लगेगा। अगर मैं हो गई या और कोई टीचर हो गई, आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल दिल से पढ़ा रहे हैं, तो आपका माइंड वहीं पर ही स्थिर रहेगा, कहीं जाने ही नहीं देगा। ये होता है कनेक्शन, कह सकते हैं आप। कनेक्शन कैसे कि दिल के साथ कनेक्शन, है ना। इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छी से बच्ची बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी ओर से उनका मनोयोग नहीं होता। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें आशा कदापि न करनी चाहिए। अब देखो मैंने ये वर्ड्स कैसे कहे, अभी इसको हम दूसरे वर्ड में कैसे करेंगे कि आपको परोपकार करना चाहिए, दूसरों पर दया करनी चाहिए, और चोरी करना महापाप है। तो जो पहले मैंने कहा उसमें क्या था और जो मैंने बाद में कहा उसमें क्या था, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। जब कोई बात दिल से कही जाती है तो वो कैसे कही जाती है। मनोरंजन ही कवि का मात्र उद्देश्य नहीं है। आगे देखते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं कि हमें आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर दयावान, कोई चोर साधु हो जाए, ठीक है ना। हमें ऐसी आशा कदापि नहीं करनी चाहिए। कोई भी होगा क्या, कोई भी चोरी करने वाला साधु हो जाएगा क्या? ऐसे वाक्यों द्वारा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक नहीं होती। अब किसी भी कोई आप कहोगे एक चोर है, आप उसको बोलो कि आप साधु हो जाओ, तो ये होगा ही नहीं, उसकी पहुंच हृदय तक होगी नहीं, और इतनी जल्दी कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन में कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उसकी अनुभूति की ओर प्रवृत्ति नहीं होगा। मतलब उस हम जो कह रहे हैं उसका प्रभाव उसके हृदय पर नहीं पड़ेगा। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले के चित्त में रम जाती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्फुरण को स्पष्ट करती है। मतलब मनोरंजन के द्वारा हम आगे उसके हृदय को अंकित कर लेते हैं, हम हृदय पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में कुरूपता और भद्दापन भी होता है। मतलब मनुष्य कुछ कामों में सौंदर्य भी होता है और मीठापन भी होता है, पर कुछ कामों में कुरूपता होती है और भद्दापन होता है, वो हमको अच्छे नहीं लगते हैं। इसी सौंदर्य का कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है। मतलब सौंदर्य का कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है। मतलब सौंदर्य और
कि कुरूपता मतलब जो सौंदर्य के पीछे जो कुरूपता का अंश है वो मनुष्य के हृदय में बसता है। इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। एक पेरा और है कि कविता की इसी रमने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और यूरोपीय समीक्षकों के आनंद को काव्य का परम लक्षण कह रहा है। यूरोपीय समीक्षकों ने क्या कहा है कि काव्य जो है वो आनंद की परम अनुभूति है। इसी मार्ग को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ये किया गया है। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है, किस्सा कहानी में भी होता है। लोग रात रात भर सुनने रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? नहीं, अलग अलग है। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है, कभी कभी बार बार एक ही पद्य को सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ। मतलब ये पैरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक लास्ट पैरा है कि मन को अनुरंजित करना, सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है ना, कि मनुष्य को आनंद पहुंचाना, सुख का अनुभव करना। कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई, परंतु क्या हो सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास जो ऐसे भक्त हैं वो इतना समझकर श्रम करते थे कि लोगों के समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल गया था। इतने गंभीर कोई उद्देश्य नहीं था। ये पैरा आप पढ़ लेना। इसके बाद एक कविता कही गई है कि इस कविता में क्या कहा गया है कि कवि कि ग्रीष्म के अनुसार, मतलब जो समर सीजन के लिए कवि एक कविता तैयार की है इन्होंने। किसने? कविराज ने। जो रईसों के मुंह के मकरध्वज रस झोंकते हैं। देखिए क्या है कि शीतल शीतल गुलाब जल भरी चह बचन में, डार के कमल दल नहावे को दसिए, कालिदास अंग अगर अंतर संग, केसर उसिर नीर घनसार दासिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहल, भरी भरी आकुल के महल बसिए। मतलब ये समर सीजन के ऊपर कही गई है। शीतल गुलाब जल भरी चह बचन में, डार के कमल दल नहावे को दसिए। तो ये पूछ सकते हैं कि ये कविता कहाँ से ली गई है। तो ये कविता क्या है से ली गई है। तो आपको ये कविता क्या है, जो निबंध कैसा लगा, तो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।